आप सभी श्रोताओं का लेक्चर संख्या 8 जो क्रमबद्ध से चल रहा है भूमि विधान के ऊपर यानी कि लैंड लॉ के ऊपर में स्वागत है। पिछले लेक्चर में लैंड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉ मैंने बताया था। उस संदर्भ में कुछ बातें छूट गई थी, उसको आज शॉर्ट लेक्चर में यानी संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे और ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि इसमें मैं कुछ कानूनी बिंदुओं पर विचार करके और उससे संदर्भित जो भी माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का निर्णय हुआ उसके बारे में भी इंगित करेंगे और रेफरेंस केस लॉ का जो है उसको भी हम नोट करा देंगे। तो लैंड का एक ऑर्डिनरी मीनिंग बताए थे, उसी से लैंडलॉर्ड, लैंड होल्डर, लैंड ओनर, लैंड होल्डिंग, लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स सब कवर कर दिए थे। लेकिन विधि व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को यानी कि अधिवक्ताओं को या न्यायिक पदाधिकारी को तरह तरह की परिस्थिति में लैंड के बारे में या तो बहस करने का मौका मिलता है या प्लीडिंग बनाने का मौका मिलता है या आदेश पारित करने का मौका मिलता है। तो इसलिए एक मोटे मोटे तौर पर उसकी क्या वैधानिक स्थिति है जब हम किसी कानूनी प्रक्रिया में लैंड को किसी खास परिप्रेक्ष्य में देखते, सोचते और समझते हैं तो उसका विस्तार कहाँ तक हो सकता है ये जानना जरूरी है। इसका फोकस करेंगे तभी तो लैंड लॉ को हम अच्छी तरह से समझकर आत्मसात करके तब उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि बहुत सारे जो लोकल एक्ट्स हैं यानी कि बिहार के जो एक्ट्स हैं और जो लैंड से किसी न किसी रूप से कनेक्टेड हैं या रिलेटेड हैं या लैंड के संदर्भ में ही बनाए गए हैं अलग अलग उद्देश्यों से, तो बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें लैंड का डिफिनेशन दिया गया है। तो लैंड का डिफिनेशन जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है यानी कि पार्लियामेंट या असेंबली से जो कानून पास होता है उसमें हर कानून में एक सेक्शन होता है यानी एक धारा रहता है जिसमें एक परिभाषा दिया जाता है, एक उसको बोलते हैं डिफिनेशन सेक्शन। किसी एक्ट में सेक्शन 2 में रहता है, किसी एक्ट में सेक्शन 3 में रहता है, किसी में सेक्शन 4 में रहता है, यानी कि शुरू में ही ये रहता है। तब बहुत सारे लोकल एक्ट्स हैं जिसमें कि लैंड को डिफाइन किया गया और कुछ ऐसे एक्ट हैं जिसमें लैंड का डिफिनेशन नहीं है लेकिन उसमें ऐसा रेफरेंस आया है कि अमुक एक्ट में जो डिफाइन है लैंड वही इसमें भी समझा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस एक्ट में डिफाइंड है उससे इसको कोरिलेट कर दिया गया और इस एक्ट के संदर्भ में भी उस एक्ट के डिफिनेशन को समझना, जानना और उपयोग करना जरूरी है और उसी के हिसाब से कार्रवाई करना या आदेश पारित करना जरूरी है। अब डिफिनेशन का 3 पार्ट है किसी भी जैसे लैंड का, तो फर्स्ट पार्ट तो हमने आपको बता दिया, वो फर्स्ट पार्ट बता दिया कि ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से लैंड क्या है और किसको लैंड कहते हैं। दूसरा पार्ट है जो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है लैंड का। स्टैट्यूटरी डेफिनेशन का मतलब हुआ कि किसी विधान में, एक्ट में, जो कि एक्ट विधिवत पारित हुआ हो, स्टेट एक्ट या सेंट्रल एक्ट, उसमें लैंड की परिभाषा दी गई हो। तो अगर किसी भी एक्ट में लैंड की परिभाषा दी गई है तो ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग जो लैंड का है वो उस एक्ट के संदर्भ में मान्य नहीं होगा और वो इस्तेमाल नहीं होगा और उस आधार नहीं होगा किसी निर्णय का या कोई दावा खड़ा करने का। तब जिस एक्ट का मामला है और उस एक्ट में जो डिफिनेशन है उसी को माना जाएगा और उसी के प्रावधान के अंतर्गत अगर कोई भूमि या भूखंड लैंड के डिफिनेशन में आता है तो उसके संदर्भ में आगे की कार्रवाई हो सकती है।
अब उस स्टैट्यूटरी डिफिनेशन का दो पार्ट है। ये तरीका है कानून में डेफिनेशन का क्लाउज जहां पर जोड़ा जाता है, उसका दो तरह से जोड़ा जाता है। एक में वर्ड यूज होता है मीन्स, और दूसरा में यूज होता है इंक्लूड्स। तो सरसरी निगाह से देखने पर फर्क नहीं समझ में आता है, और गौर से अगर उसको देखिएगा, समझिएगा, तब समझ में आएगा फर्क। और इस बात पर बहुतों बार मैंने चर्चा किया है, जब कभी भी किसी एक्ट में कोई टॉपिक पर इंटरप्रिटेशन का सवाल हुआ है, या रेलिवेंसी ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द एक्ट पर जब आया है, तो मैंने ये पॉइंट आउट किया है कि किसी किसी एक्ट में लिखा रहता है, जैसे कि उदाहरण के रूप में लैंड का अगर माने लिखा हुआ है, तो किसी एक्ट में अगर ये लिखा हुआ है लैंड मीन्स, अब मीन्स के बाद में जो भी लिखा हुआ है, तो वो कन्फाइंड हो गया, वो रेस्ट्रिक्टेड डिफिनेशन या मीनिंग हो गया। यानी कि उस एक्ट में मीन्स के बाद जो भी लिखा हुआ है उतना ही लैंड का माने समझा जाएगा, उसके आगे पीछे कुछ नहीं, कोई कॉन्ट्ररी प्ली उसके अगेंस्ट में नहीं चलेगा। मीन्स का मतलब वॉट एवर डिफाइंड इन दैट पर्टिकुलर एक्ट, because it is the intention of the legislature to confine and define in very clear words and in precision the definition of land. लेकिन कुछ एक्ट में ऐसा मिलेगा आपको कि लैंड इंक्लूड्स, ये वाइडर डिफिनेशन है, इसका होराइजन बढ़ा दिया गया है बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजन। यानी कि अगर लैंड का ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग है वो सही है, वो भी यहाँ पर समझा जाएगा, और उसके अलावे लैंड के फोल्ड में, यानी उसी के दायरे में जो यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूड्स के बाद, वो सब भी लैंड के अंतर्गत आएगा। तो अब तक हम लोगों ने चर्चा किया था कि लैंड बकास्त है, खुदकास्त है, जिरात है, सीर है, कामत है, गैर मजरूआ आम है, गैर मजरूआ खास है, गैर मजरूआ मालिक है। उसके बाद लैंड की क्वालिटी के बारे में कहा गया था कि जिसमें खेती होती है, जिसमें खेती नहीं होती है, मजरूआ गैर मजरूआ दोनों के बारे में बताया गया था। उसके बाद है रेता जमीन, मतलब सैंडी, जिसमें सिर्फ बालू ही बालू है, जैसे रेगिस्तान में या इधर बिहार में बहुत इलाके में, और रिकॉर्ड में मिलेगा लिखा हुआ है रेता या बालू बुर्ज। तो इसका मतलब लैंड है, लैंड के डिफिनेशन में, लेकिन बालू बुर्ज है, उसमें कल्टीवेशन नहीं होता है। किसी किसी जगह मिलेगा लैंड हल्का पानी से डूबा हुआ रहता है, ज़्यादा पानी भी नहीं है, अरे लैंड दिखाई पड़ता है लेकिन ऊपर पानी है, उसके वजह से कोई सीडलिंग उसमें दिया जाएगा। धान ही एक ऐसा सीड है, या कुछ है और भी क्रॉप है जो हल्का पानी में बोया जाता है, उसके अलावा कोई भी क्रॉप बोया जाएगा तो वो गल जाएगा, उसमें पनपेगा नहीं, तो उस जमीन को पंचट बोलते हैं, तो वो भी लैंड के कैटेगरी में आता है। जिसमें प्योर बालू है उसको रेता या बालू बुर्द बोलते हैं। कुछ जमीन ऐसा है जिसको रेहड़ा कहते हैं, उसमें कोई क्रॉप नहीं होता, यहाँ तक कि उसमें घास भी होता है, कंकड़ पत्थर और पथरीला ऐसा दिखाया जाता है, उसी को अंग्रेजी में फैलो लैंड भी बोलते हैं। तो अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। रेहड़ा लैंड के अतिरिक्त भी और लैंड होता है, जैसे बताया था कि चौर लैंड है, दियारा लैंड है। उसके अलावे बहुत सा जमीन पानी में डूबा रहता है, उसमें पैन और आहर है नदी के अलावे, तो कुछ समय तक डूबा रहता है। बहुत सारा ऐसा पैन है और आहर है जो पानी से 6 महीना या 3 महीना 4 महीना डूबा रहता है, और उसके बाद जब पानी निकल गया तो उसमें रब्बी की खेती होती है। या कुछ टाल एरिया है, जैसे मोकामा बढ़िया का बहुत बड़ा टाल है, सब लोग जानते हैं कि वहाँ पर एक ही क्रॉप होता है जो दलहन और तिलहन का, तो पानी भरा रहता है 6 महीना, जब पानी सूखता है तो बहुत फर्टाइल हो जाता है, उसमें काफ़ी क्रॉप होता है, तो उसको टाल लैंड बोलते हैं, लेकिन वो भी लैंड के डिफिनेशन में आता है। लेकिन छोटा मोटा किसी किसी गांव में डिच, गड्ढा, पोखरा, आहर या गबड़ा, इस तरह से भी बोला जाता है।
तो उसमें भी दो प्रकार का होता है। अगर पानी सूख गया तो उसमें भी कुछ खेती लोग करते हैं, या बहुत कम गड्ढा है और तालाब चारों तरफ से घिरा हुआ है अलंग दे करके, या छोटे आर से घिरा हुआ, अगल बगल में खेती है, सब में खेती हो रहा है, तो इसके भिंड पर भी खेती हो रहा है, या इसमें भी कुछ खेती हो रहा है जब पानी कम गया या सूख गया, तो ये लैंड के डिफिनेशन में आएगा। लेकिन वैसा तालाब जिसमें कभी खेती नहीं हुआ और उसमें मछली पालन होता है, या सिंघाड़ा का पालन होता है, या मखाना का पालन होता है, और उसी पर्पज से वो सब चूंकि पहले से अगर जमींदार का होते आ रहा है, तो बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के प्रावधान के अनुसार वो सब बिहार सरकार में वेस्ट कर गया, क्योंकि उसको सैरात बोलते हैं, और सैराइत राइट उसी पर सैराइत राइट पर जल कर लगता है, और जो बाग बगीचा है, फल होता है, वो वेस्ट कर गया तो उस पर फल कर लगता है, तो जलकर और फलकर दोनों सैरात कहलाता है। और उसका जो राइट सैराती राइट था, पहले जमींदार के पास था, अब वो सरकार के पास आ गया, तो सरकार उसको समय समय पर प्रत्येक वर्ष या पीरियोडिकली बंदोबस्त करती है, ओपन बीट के द्वारा, या कुछ रूल्स बना करके, या कुछ रेगुलेशंस बना के, या एक्सिक्यूटिव इंस्ट्रक्शन के जरिए, जैसे मछली का है कि मत्स्य समिति जो है उसी को किया जाएगा। तो इस तरह के अलग अलग कंटेक्स्ट में लैंड अलग अलग एक्ट में डिफाइंड हुआ है। कहीं पर कंफ्यूजन ही हो जाता है, कहीं पर पॉन्ड को माना गया लैंड, कहीं पर नहीं माना गया, तो उसका कारण है उस लैंड की स्थिति, और उसके बारे में जो डिस्प्यूट हुआ है या बोन ऑफ कंटेंशन है, उसमें क्या फैक्चुअल एस्पेक्ट्स है और क्या कोर्ट ने पाया, उसके हिसाब से वो लैंड भी हो सकता है, लैंड नहीं भी हो सकता है। और ये सब ज़्यादा मामला मिलेगा जब बिहार लैंड रिफॉर्म्स फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एंड एक्विजिशन ऑफ सरप्लस लैंड एक्ट 1961 आया, तो उसमें लैंड का डिफिनेशन के हिसाब से कौन सा लैंड सरप्लस होगा कि नहीं होगा, तो कल्टिवेबल लैंड को लिया गया, चूंकि जिसके पास सरप्लस था उससे लेकर के और लैंडलेस को देना था, तो बाकी लैंड जिसमें कि खेती का कार्य नहीं होता तो उसको लैंड के कैटेगरी में नहीं रखा, तो इसलिए बहुत सा लोग प्ली लेने लगे कि इतना लैंड लैंड के कैटेगरी में है, इसलिए इट इज़ नॉट कॉग्निजेबल बाय दिस कोर्ट। ये सब सिचुएशन मिलेगा, और उस पर आज भी प्रश्न उठता है, वाद विवाद होता है, न्यायालय को फैसला करना पड़ता है, अधिवक्ताओं को वैसा मामला कैसे तैयार किया जाए और किस प्रकार से प्लीड किया जाए कि क्लाइंट का हित वो बचा सके और अच्छा से पक्ष को रख सके, इसलिए दोनों एस्पेक्ट से। और आम जनता के लिए जानना ये जरूरी है कि अगर वो कोई दावा करना चाहती है, कोर्ट में जाना चाहती है, तो अगर स्वयं वो स्थिति में है कि हमारी स्थिति कहाँ है, हमारा दावा कहाँ तक सही है, और जो विधान अभी तक है जिसको सरसरी निगाह से सुन के समझ करके और पढ़ के अगर वो ये समझ लेते हैं कि नहीं ये तो हमारे पक्ष में नहीं है कानून, तब अधिवक्ता के राय के द्वारा, कोई अच्छे सक्षम अधिवक्ता के राय के द्वारा तब वो जा सकते हैं। अगर ये पहले से छानबीन कर लिया जाए तो ऐसी स्थिति में न्यायालय में जो मुकदमों का भरमार हो रहा है, जाने अनजाने में कुछ क्लाइंट से भी गलती हो रही है कि या तो लोभ लालच में या जाने जाने में अपना अधिकार और अपनी सफलता के बारे में अनजान रहते हुए इस उम्मीद पर कि हम ये हासिल कर लेंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, बड़े वकील रख लेंगे, पैरवी कर देंगे, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि घूस दे करके हम जीत लेंगे। ये सब आज की स्थिति में हो रहा है, देखा जा रहा है, ऐसा अनुभव के आधार पर बहुत लोग कहते हैं और हम लोग को भी देखने का मौका मिला है। लेकिन अगर सही जानकारी आपको हो जाएगी तो आप स्वयं पहले अपने स्तर से निर्णय लेंगे, उसके बाद अगर कोई क्लैरिटी नहीं है, अच्छी तरह से नहीं समझ सके, तो अपने अच्छे अधिवक्ता से विचार विमर्श करने के बाद उनका ओपिनियन लेंगे। अगर अधिवक्ता महोदय इसको समझ रहे हैं तो वो भी आपको अच्छी तरह राय देंगे। तो इस तरह से एक्चुअल जो वाजिब क्लेम होना चाहिए कोर्ट में वही आवेगा। 25 से लेकर 50% तक का केस अदालत में कम हो जाएगा फिल्ट्रेशन होकर के। यहाँ पर हर संबंधित व्यक्ति को जो लैंड जिसके पास है या लैंड से संबंधित विवाद जिसके पास है या विवाद चल रहा है या विवाद होने की संभावना है, उस सब को ध्यानपूर्वक सुन के समझ करके आत्मसात करके और जब जरूरत पड़े तो उसी के अनुसार अप्लाई करना चाहिए। अब इस कंटेक्स्ट में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लैंड का डिफिनेशन वो है सेक्शन 2F बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950।
भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 2F यही एक्ट है, जैसा कि पहले बताया, जिसके द्वारा जमींदारों से जमींदारी ली गई। और जो एक्ट पहले में निरस्त हुआ, फिर उसमें अमेंडमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर अमेंडमेंट के बाद रूल बना, वो आज भी लागू है। उसी के अनुसार हर पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी, रेवन्यू पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में डेफिनेशन हो गया बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आपको लिखा देते हैं, इसी पॉइंट पर है, और वो जजमेंट है जो लैंड सीलिंग के केस के संदर्भ में ही माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था। वो जजमेंट क्या है? पार्टी का नाम है KN फार्म इंडस्ट्रीज, KN फार्म इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1993, वॉल्यूम 1, PLJR 764, 1993, वॉल्यूम 1, PLJR 764। अब इसके उलट एक जजमेंट है, देखने में प्राइमा फेसी लगता है उलट है, लेकिन नहीं, उसका फैक्ट कुछ इस तरह का था। इसलिए हाईकोर्ट ने उस जजमेंट में लिख दिया कि इन दी पिकुलियर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस, दिस पॉन्ड इन डिस्प्यूट डज नॉट कम विद इन दी डिफिनेशन ऑफ लैंड। तो पहले जजमेंट जो लिखा है उसमें कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि टैंक इज नॉट ए सैरात, रादर इट कम्स अंडर द डिफिनेशन ऑफ लैंड, यानी कि तालाब भी भूमि है, अब भूमि के परिभाषा में आता है। अब उसके उलट दूसरा जजमेंट बता रहे हैं जिसमें पॉन्ड है, पॉन्ड और तालाब में कुछ लोग थोड़ा फर्क मानते हैं। छोटे तालाब को पॉन्ड कहते हैं, बड़ा तालाब को बड़ा तालाब कहते हैं, कहीं उसको गड्ढा लोग बोलते हैं। इसलिए इसका कोई साइंटिफिक और लीगल कोई डिफरेंशिएशन नहीं है हमारे समझ से, जहाँ तक हम जानते हैं। कोई कोई जजमेंट में अलग व्याख्या में कुछ चर्चा हो सकती है, आई हो, तो वो अपना अपना नजरिया है। तो पॉन्ड और टैंक हम लोग एक ही मान के चलें। तो दूसरा जजमेंट है, वो भी पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1990, वॉल्यूम 2, BLJR 953। इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने कहा है कि पॉन्ड जो है वह लैंड नहीं है, क्योंकि ये सैरात के कैटेगरी में आता है। वहां पर कुछ ऐसा एविडेंस आया था जिसके आधार पर ही कहा गया था, उस फैक्ट के हिसाब से, उस केस के फैक्ट के हिसाब से। तो ये दो जजमेंट समझ गए। अब तीसरी बात जो हम बताना चाह रहे हैं, लैंड का ऑर्डिनरी डिफिनेशन। लैंड का डिफिनेशन किसी एक्ट में, यानी कि स्टैट्यूटरी डिफिनेशन, उस डिफिनेशन का दो पार्ट, लैंड इंक्लूड्स एंड लैंड मीन्स, ये डिफरेंशिएशन समझा दिए। अब तीसरा जो है डेफिनेशन का सिचुएशन बनता है कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी वर्ड को, अभी हम उदाहरण के तौर पर लैंड को लेकर चल रहे हैं क्योंकि लैंड लॉ पर डिस्कशन चल रहा है, तो जिस वर्ड को हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इंटरप्रेट किया है, यानी कि व्याख्या किया है, या उसकी परिभाषा को परिभाषित किया है, डिफाइंड किया है, उसमें मान्य होगा। तो तीन तरह का डिफिनेशन हो गया। एक हो गया डिक्शनरी मीनिंग, ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग, दूसरा हुआ स्टैट्यूटरी मीनिंग, और तीसरा हुआ एज पर इंटरप्रिटेशन एंड डेफिनेशन गिवन बाय एनी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहां पर इंटरप्रेट करेगा? अगर कोई एक्ट में उसका माने नहीं है तो उस फैक्ट के अनुसार उसको इंटरप्रेट करेगा। दूसरा, अगर कोई कंट्रोवर्सी हो गया, एक पक्ष का कहना है कि ये लैंड है, दूसरा पक्ष का कहना है लैंड नहीं है, और लैंड का डिफिनेशन जो दिया हुआ है एक्ट में, वो दोनों अपने अपने पक्ष में अलग अलग से दोनों पक्ष इंटरप्रेट कर रहे हैं,
तब सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुन के वो अपना एक निष्पक्ष ओपिनियन देगा, या हाई कोर्ट निष्पक्ष ओपिनियन देगा, तो वही फाइनल होगा। तो इस कंटेक्स्ट में सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया था, बहुत पहले का जजमेंट है। वो जजमेंट है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस टीटागढ़ पेपर मिल्स, बहुत पुराना पेपर मिल है, आप लोग जानते होंगे। AIR 1985, सुप्रीम कोर्ट 1293। स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस टीटागढ़ पेपर मिल्स लिमिटेड, AIR 1985, सुप्रीम कोर्ट 1293। एक और जजमेंट पटना हाईकोर्ट का आया जो ये समझने में बड़ा आसान कर देता है कि टैंक होते हुए ये कब माना जाएगा लैंड में और कब नहीं माना जाएगा। इसका केस लॉ का रेफरेंस है सरदोमी देवी शारदा मोनी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, शारदा मोनी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1979 पटना, AIR 1979 पटना 106। उसमें वही बात है जो हमने पहले बताया कि अगर लैंड रिच से घिरा हुआ है, चारों तरफ एग्रीकल्चर फील्ड है, खेती होती है, इसमें भी कभी खेती होती है, तो उसको लैंड माना गया। उसी तरह का फैक्ट इस केस में था। अब लास्ट जजमेंट है लैंड सीलिंग एक्ट से ही संबंधित है और ये रिपोर्टेड है, केस लॉ का रेफरेंस है के गोस्वामी वर्सेस बास, BASH, के गोस्वामी वर्सेस बास, 1971 BLJR, पेज 974। इस केस में वो लैंड पर कभी खेती नहीं हुई थी, वो टैंक था और वो टैंक का ऑक्शन होता था, या तो मछली के लिए या सिंघाड़ा के लिए। तो उस कंटेक्स्ट में लैंड सीलिंग केस में ये कहा गया कि लैंड सीलिंग में नहीं आता है, क्योंकि ये लैंड के डिफिनेशन में नहीं आता है, इसलिए सरप्लस लैंड में नहीं जोड़ा जाएगा। तो हाई कोर्ट ने उसको मान लिया कि हाँ, ये लैंड के डिफिनेशन में नहीं। तो इस प्रकार आज इस शॉर्ट लेक्चर सीरीज में आप समझ गए कि लैंड के परिप्रेक्ष्य में कितने तरह के लैंड होते हैं, जिससे हमको आगे वास्ता पड़ेगा, और उससे संबंधित कौन सा एक्ट है और फिर उस एक्ट की क्या रिलेवेंसी है, और उसके अंतर्गत आज के तारीख में कितना प्रॉब्लम है और कितना डिस्प्यूट है पब्लिक के बीच, और कितना मामला कोर्ट में है जो वकील और न्यायिक पदाधिकारियों को देखना, समझना और निर्णय करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको फिर दूसरे पार्ट में इसके आगे की स्थिति बताने के पहले अब स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है DCLR साहब का, बकास से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसका जवाब आएगा, क्योंकि ये सब बैकग्राउंड जब समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद आएगा। और उसमें आप देखेंगे कि ये सब रिफॉर्म जो हुआ, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए एक्ट्स में, उसके पीछे कारण क्या था। तो उसके पीछे कारण था डिससेटिस्फैक्शन ऑफ फार्मर्स, रैयर्स, देयर रिजेक्टमेंट, देयर रिवोल्ट एंड देयर एजिटेशंस। तो कैसे कैसे क्रमशः रिवोल्ट एजिटेशन हुआ और उसकी परिणति क्या हुई
और उसका रिफ्लेक्शन जो बाद में कानून बना, प्री इंडिपेंडेंस कानून में भी कुछ सुधार हुआ और पोस्ट इंडिपेंडेंस कानून में तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, जिससे कि अभी हम लोग को मतलब है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में अब आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो रिफॉर्म के पहले जितने मूवमेंट आए सक्सेसिव और उससे कैसे कैसे रिफॉर्म हुआ उसके बारे में बताएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि।